अमेरिका में ईरान को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। अमेरिकी सीनेट ने 50-48 वोटों से एक प्रस्ताव पास कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की है। पक्ष में 50 और विरोध में 48 वोट पड़े, तो वहीं 4 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। इससे पहले प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी इसी तरह का प्रस्ताव मंजूर कर चुका है। 1973 के वॉर पावर एक्ट के बाद यह पहला मौका माना जा रहा है जब अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति से युद्ध जैसी कार्रवाई खत्म करने की मांग की है। वोटिंग के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों का डेमोक्रेट्स के साथ खड़ा होना ट्रंप की पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों का संकेत माना जा रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि इस प्रस्ताव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पहले ही समाप्त हो चुकी है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच जारी वार्ता के बीच विदेश मंत्री मार्को रूबियो संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत के दौरे पर पहुंचे हैं। उनका उद्देश्य खाड़ी देशों की चिंताओं को दूर करना बताया जा रहा है। खाड़ी देशों को आशंका है कि संभावित अमेरिका ईरान समझौते से हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का प्रभाव बढ़ सकता है। इसके अलावा ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर किसी स्पष्ट शर्त के अभाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 300 अरब डॉलर के संभावित फंड पर भी चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि इसके लिए खाड़ी देशों से आर्थिक सहयोग मांगा जा सकता है। ऐसे में वॉशिंगटन अपने क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन सुनिश्चित करने में जुटा है। सेनेट के प्रस्ताव का कानूनी असर भले ना हो, लेकिन इसने अमेरिका की ईरान नीति पर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दावे ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील लगभग तय हो चुकी है। इस नए डील में सबसे बड़ा फोकस न्यूक्लियर ईमानदारी पर है। अमेरिका की कड़ी शर्तों के आगे झुकते हुए ईरान अब अपने परमाणु ठिकानों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन यानी जांच के लिए राजी हो गया है। इस महासौदे के बदले ईरान ने भी बड़ा दिल दिखाया है। दुनिया के सबसे संवेदन समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान अपनी सख्त शिपिंग पाबंदियों को हटाने जा रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ट्रंप ने तेहरान को सीधे शब्दों में चेताया भी है कि अगर ईरान ने इस समझौते की शर्तों या परमाणु जांच की मांग को ठुकराया तो अमेरिका बिना वक्त गंवाए इस वार्ता को हमेशा के लिए रद्द कर देगा। Is that part of your agreement? They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. And Iran said there's no agreement to buy Exxon. From your view, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground? At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. अगर ईरान IAEA को निरीक्षण की इजाजत नहीं देता तो हम डील को कैंसिल कर देंगे। बता दें कि अमेरिका ईरान बातचीत की निगरानी 4 कमेटियां करेंगी। ये कमेटी पूरी बातचीत की प्रक्रिया और मध्यस्थता प्रयासों की राजनीतिक निगरानी करेगी। अमेरिका की ओर से जेडी वेंस और ईरान की ओर से मोहम्मद बागेर गालिबाफ जैसे मुख्य वार्ताकार इसी समिति को रिपोर्ट करेंगे। कमेटी ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। इसमें अमेरिका, ईरान और मध्यस्थ देशों के परमाणु एक्सपर्ट्स, आर्थिक सलाहकार, ऊर्जा विशेषज्ञ, राजनयिक और प्रतिबंध मामलों के जानकार अधिकारी शामिल होंगे। अलग अलग वर्किंग ग्रुप अलग अलग विषयों पर काम करेंगे। इनका काम मुश्किल मुद्दों पर तकनीकी सहमति बनाना, मसौदे तैयार करना और उन्हें अंतिम मंजूरी के लिए हाई लेवल कमेटी के पास भेजना होगा। मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ग्रुप ये समूह देखेगा कि समझौते में तय की गई बातों को दोनों पक्ष सही तरीके से लागू कर रहे हैं या नहीं। अगर समझौते के किसी मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद या विवाद पैदा होता है तो उसे सुलझाने की कोशिश भी यही समूह करेगा। डी कॉन्फ्लिक्शन एंड रिस्क रिडक्शन सेल ये सुरक्षा और सैन्य मामलों के विशेषज्ञों की एक छोटी टीम होगी। इसका काम सैन्य तनाव को बढ़ने से रोकना, संघर्ष विराम बनाए रखना और इमरजेंसी में तुरंत संपर्क स्थापित करना होगा। इसी के तहत हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक हॉटलाइन भी बनाई गई है। उधर ईरान में भारतीय दूतावास ने ताज़ा एडवाइजरी जारी की है और रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी है। दूतावास ने भारतीयों से कहा है कि वो उच्च स्तर की सावधानी बरतें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में दूतावास से संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है।
एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने, स्थानीय समाचारों पर नजर रखने और सुरक्षा से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने को भी कहा गया है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन से जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों तक जल्दी पहुंचने और उन्हें जरूरी सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही साथ मौजूद है फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। संजीव श्रीवास्तव जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। माथुर सर, आपसे शुरुआत करूंगी। देखिए, आज टॉक ऑफ द डे है एक टर्म, न्यूक्लियर ईमानदारी। आप इसको कैसे देख रहे हैं और इसका कितना इंपैक्ट बातचीत और जो कंक्लूजन निकलेगा शायद इन 60 दिनों में, उस पर आप पड़ता हुआ देखते हैं? जय प्रेरणा, देखिए इस चीज को भी मैं थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करूंगा। ये जो बात ईमानदारी की कर रहे हैं, अचानक से ईमानदारी की बात क्यों की जा रही है? वो ईमानदारी की बात इसीलिए की जा रही है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि शायद ईरान कुछ और कोई और तरीका इस प्रयोग में ना लाए, या शायद ईरान इसकी शर्तों से पीछे जाए, या पूरी खुले तरीके से अपने इंस्पेक्शंस नहीं करने दे न्यूक्लियर साइट्स का। तो उनको लग रहा है, तब उन्होंने कहा है कि इसमें ईमानदारी होने की जरूरत है। अब ईमानदारी, जहां तक ईमानदारी का सवाल है प्रेरणा, दोनों तरफ से ईमानदारी होने की आवश्यकता है। आपने जितने प्रोमिसेस बनाए हैं उनकी भी ईमानदारी करने की जरूरत है। और जब ये, अगर ईरान चाहता है कि जो इंस्पेक्शन टीम आए उसमें अमेरिकी प्रतिनिधि ना हो या इजरायली प्रतिनिधि ना हो, तो उस बात का भी यकीन करने की मुझे लगता है कहीं ना कहीं आवश्यकता है। हमको एक चीज और समझने की जरूरत है। देखिए, जब आप न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, ये बार बार इस चीज का जिक्र हो रहा है कि जो JCPOA था उसमें क्या चीजें न्यूक्लियर डील के अंदर शामिल थी। वो एक बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट था, जैसा कि हम सुबह बात कर रहे थे। 150 पृष्ठ का वो डॉक्यूमेंट है और पूरा डिटेल में उस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया था। और मेरा ये मानना है कि वो काफी बेहतर डॉक्यूमेंट था। उसने काफी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया उसका। वो डॉक्यूमेंट होने के बावजूद ईरान 60% तक अपना वो कर पाया। वो NPT का उस हस्ताक्षर करता भी है, फिर भी इतना आगे बढ़ा। तो इस वजह से और अमेरिका को लग रहा है कि जो ईमानदारी दिखाने की आवश्यकता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन शर्तों के ऊपर पाबंदी नहीं रखेंगे तो फिर ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आएगा। तो न्यूक्लियर एक बहुत बड़ा इशू था, और न्यूक्लियर अमेरिका के लिए, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने JCPOA को ट्रैश किया था और डस्टबिन में उन्होंने उसको डाल दिया था, तो अगर एक भी चीज ऐसी लगी अमेरिका को या पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि वो उस डील से थोड़ी कमतर है, तो मेरे ख्याल से ये ट्रंप के लिए इसका जवाब दे पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से वो बार बार बात कर रहे हैं इसके अंदर ईमानदारी की। ठीक, ईमानदारी की बात हो रही है, लेकिन कर्नल मलिक, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के बीच जबरदस्त भरोसे की कमी है और युद्ध के हालात भी इसीलिए बने कि दोनों के बीच जो भरोसा या ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच का ये ट्रस्ट डेफिसिट दूर हो पाएगा? दीपक जी, प्रेरणा जी, जय हिंद और नमस्कार सभी दर्शकों को। दीपक जी, देखिए आज जो सिचुएशन चल रही है, हम डे बाय डे एक्टिविटी को एनालाइज कर रहे हैं। और आप सही मानिए, आज भी मैं जब थोड़ा सा इसके पीछे पास्ट को जब कनेक्ट करके देखता हूं, दोनों देशों की रिलायबिलिटी फैक्टर को देखता हूं, मुझे लगता है कि ये 60 दिन मात्र एक एक्सटेंशन डेज हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ कंक्रीट निकलने वाला है। एक दूसरे पे बीच बीच में आरोप पत्थर पे आएंगे। पैसे का लेन देन का जो $300 बिलियन रखा है उसका बीच में उसका मैकेनिज्म आएगा कि अमेरिका उसको मानेगा नहीं, ईरान उस पर अपना ईज चाहेगा। दूसरी बात यह है कि आज की डेट में ये देखिए सबसे ज्यादा इसके बीच में वरिड पार्टीज कौन कौन सी है। इन दोनों से ज्यादा वरिड पार्टीज है आपके सऊदी अरब से लेके पूरे GCC कंट्रीज, क्योंकि इनका जो अभी तक अच्छी बात है कि खुल गया और मुझ और वहां पर 3 गुना बताते हैं कि जाके शिपिंग हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इन लोगों को झटका इसलिए लगा है कि ईरान तो एक तरह से देखा है सुसाइडल मोड में था,
वो कहता ठीक है, मेरा जो नुकसान हो रहा है, और अमेरिका ने भी काफी इंश्योर किया कि उसके अंदर का जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं मिले। लेकिन हुआ क्या, इसके साथ साथ उसके अपोजिट जितने सी के ऊपर जितने इसके बैठे हैं अपनी 6 की 6 कंट्री, ये सब कंट्रीज प्रॉब्लम में आ गए। इन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर डाला, उन्होंने अमेरिका को इस तरह से मजबूर किया कि आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, ज्यादा फर्क पड़ रहा है हमको, हमारी तो पूरी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इन लोगों के पास ना ही तो मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही इन लोगों के पास कोई और ऐसा एक्सपोर्ट करने का धंधा है, ना ही इनके पास एग्रीकल्चर है, तो ले दे के, और ना ही सर्विसेज भी है इनके पास, ना ही ये लोग पूरे 6 देश है इनके पास ऐसी ट्रेंड मैन पावर है कि जो कि सर्विसेज में यानी सॉफ्टवेयर में इनका हाथ पकड़ सके। तो इनका पूरा ले दे के पूरा एनर्जी एक्सपोर्ट, उसका प्रोडक्शन यही उनका था। और यही कारण था कि जिसके कारण ट्रंप साहब, क्योंकि इनके मित्र रहे हैं, इनके साथ इतने दशकों से उनका एक फ्रेंडली रिलेशन रहा है, इसी कारण से मेरे ख्याल से अमेरिका झुकने पे मजबूर हुआ है। आज की जो 14 की 14 मांगे हैं उन पर पूरा अमल होना, ये देखिए इस ऐसे मैटर ऑफ फ्यूचर। पर मेरा अपना अंदाजा कहता है कि ईरान झुकेगा नहीं इन चीजों पर। कुछ चीजें ऐसी हैं, और जैसे सर अब बता रहे थे, जिसमें ईमानदारी की बात हो रही है, मेरा तो आज भी असेसमेंट ये कहता कि ईरान जो है अगले कुछ वर्षों में धमाका करेगा, क्योंकि धमाका करना एक एटॉमिक बॉम्ब नहीं उसे चाहिए, एटॉमिक पावर चाहिए उसको, वो वाली एनर्जी नहीं चाहिए। ईरान के पास एनर्जी की कमी नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े वन ऑफ द विशाल भंडार हैं उसके पास एनर्जी के, गैस के, तो फिर उसको एटॉमिक पावर क्यों चाहिए? ये उसको एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे अपनी बात को जब वो नेगोशिएट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, देशों के साथ संधियों में उलझते हैं, ये। और दूसरी बात ये है, उनके मित्र कौन कौन है ये भी देखिए, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ये सारे के सारे लोग चाहते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन के उभरे। और मुझे लगता है कि जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, इसके बीच में भी अगर ये बात आगे बढ़ती है एक अच्छी बात है, लेकिन ईरान इसके अंदर भी सब क्लोज डाल लेगा। पिछली बार उसने क्या किया था, 22 दिन का इंस्पेक्शन का ग्रेस पीरियड ले लिया था कि IAEA के जो साइंटिस्ट होंगे या एटॉमिक पावर से जुड़े लोग होंगे, आने से पहले वो उनको 22 दिन का ग्रेस पीरियड देंगे ताकि वो तैयारी कर सके इंस्पेक्शन की। इसके पीछे यही था कि जो उनके क्रिटिकल चीज है उनको वो वहां से रीलोकेट कर सके और अपनी बहुत सारी चीजों को वहां से, हालांकि ये बात बाद में मेटलाइज नहीं हो पाई क्योंकि इंस्पेक्शन ही ईरान ने मना कर दिया। तो दूसरे एक और इसका एस्पेक्ट आता है इजराइल के इन्वॉल्वमेंट के बिना, उसके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस के बिना, मुझे नहीं लगता ये 60 दिन किसी एक कंक्लूसिव फ्रूटफुल एक एग्रीमेंट में उतरेंगे। कारण यह है कि आप कितना भी, ईरान ने जो सबसे बड़ा विरोध है दीपक जी, वो विरोध ही एड्रेस नहीं किया जा रहा है। ईरान का सबसे बड़ा विरोध है कि जी लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध हमेशा के लिए रुकना चाहिए, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा, अपनी तरफ से ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं कर रहे हो, एश्योरेंस नहीं दे रहे हो। गारंटी की तो बात दूर, मैं एश्योरेंस की बात कर रहा हूं कि जिससे कि हिजबुल्लाह के वहां पे डंक दबे, लेकिन नहीं, ईरान को नहीं देना है, ईरान देगा भी कभी नहीं। अपने खड़े हुए अपने एसेट्स को कोई ऐसे डिस्ट्रॉय तो नहीं करता है अपने आप से। तो मुझे लगता है कि आप जब तक नहीं लाएंगे आप इजराइल को किसी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये बात आगे मुझे लगता है एक फ्रूटफुल में कंक्लूड होने वाली नहीं है। और इजराइल इस बातचीत के बीच में कर्नल साहब कहीं नहीं है। इजराइल का तो नाम भी जो ईरान है वो लेना नहीं चाहता, वो इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारता। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील सील होने की चर्चाएं गर्म हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को सैन्य रूप से आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान किया है। रिजर्व कॉम्बैट फोर्स के अफसरों के साथ बैठक में नेतन्याहू ने अमेरिका से मिलने वाली मदद की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि लगातार जारी युद्ध के बीच इजराइल अब हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रह सकता। अब इजराइल अपने हथियार खुद बनाएगा। इस बीच ईरान भी कूटनीतिक मोर्चे पर बेहद सक्रिय है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मिलकर क्षेत्रीय शांति और अमेरिका के साथ संभावित घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। क्षेत्र में जारी तनाव और बदलते समीकरणों के बीच ईरान ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने के लिए तेहरान के कमिटमेंट को एक बार फिर दुनिया के सामने दोहराया है।
और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। सीधा रुक करते हैं माथुर सर, इसको आप कैसे देखते हैं? इजराइल का ये स्टेटमेंट है कि अब हमें और सेल्फ डिपेंडेंट होना है, हालांकि ये दूसरी या तीसरी बार ये स्टेटमेंट इजराइल की तरफ से आ रहा है, तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं? साथ ही साथ देखिए, ट्रंप का एक स्टेटमेंट ये भी है कि जो कुछ भी हुआ है अब तक अमेरिकाज बिगेस्ट विक्ट्री है। क्या आप ऐसा मानते हैं? इसको लेकर आपका क्या टेक रहेगा? देखिए प्रेरणा, एक बात बिल्कुल साफ है, अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका का अलग एजेंडा है। अगर उस एजेंडे को हम देखने का प्रयास करेंगे तो शायद लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका गेन कर रहा है, लेकिन जो सुबह भी मैं कहा, जो कोर इश्यूज हैं, उन कोर इश्यूज पे अमेरिका को मात खानी पड़ी है। चाहे वो न्यूक्लियर का इशू हो, चाहे वो अपने रिजीम चेंज का इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो, चाहे मिसाइल्स का हो, चाहे ड्रोन्स का हो, चाहे प्रॉक्सीज का हो, या इवन हॉर्मुज का हो, हर जगह कोर इश्यूज उसमें उनको कहीं ना कहीं बैक सीट लेनी पड़ी है। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं, जो इजराइल के स्टेटमेंट्स हैं, देखिए शुरुआत से ये बात मैंने मेंटेन करी है और ये बिल्कुल सही है कि इजराइल अपना उनका यूनिपॉइंट एजेंडा है और उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये एक सर्वाइवल का इशू है। इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, एग्जिस्टेंशियल इशू है इजराइल का। अगर इजराइल अपनी सुरक्षा का इंतजाम नहीं करेगा पुख्ता, तो वो यहां पर चारों तरफ से जिस तरह से दुश्मनों से घिरा हुआ है और जिस प्रकार से 5-6 बार 47, 48, 56, 67, 73, 2006 उन पर कई कई देशों ने मिलकर के हमले किए हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा को बनाने को यकीन करने की जरूरत है। और जो प्रॉक्सीज हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ईरान के इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कि डेथ टू इजराइल। तो वो प्रॉक्सीज जब तक पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं करेगा इजराइल, क्योंकि उनको ये लग रहा है प्रेरणा, कि उनको लग रहा है कि इट इज आइदर नाउ और मे बी नेवर। तो अब जब इतने आगे तक वो बढ़ गए हैं, तो इस बात का वो यकीन करेंगे कि अमेरिका और नो अमेरिका जो चाहते हैं वो हिजबुल्लाह के साथ करना, वो उसको करके रहेंगे, पहली बात। दूसरा, देखिए ऑलरेडी लेबनान से आवाजें आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हिजबुल्लाह को निकाला जाना चाहिए। तो वो लोग भी ये बात का प्रयास करेंगे कि 2006 के जो यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस थे, जिनके तहत उन्होंने कहा था क्लियरली कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा, उनको निशस्त्र किया जाएगा, तो वो निशस्त्रीकरण कहीं ना कहीं उनका होने की आवश्यकता है। ईरान उसको होने नहीं देगा, लेकिन वो भी उनका प्रयास रहेगा। इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर अमेरिका से मदद नहीं भी आती है, तब भी हम अपना एजेंडा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, इट इज वेरी वेरी क्लियर। और ये उन्होंने 3-4 महीने पहले जब बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम एक 10 साल के कालखंड को देख रहे हैं और उस 10 वर्ष के कालखंड में हम इस बात का यकीन करेंगे कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं, इतने कि हम जो हमारा थ्रेट है हमारे चारों तरफ से, जो खतरा है, उस खतरे को हम कम कर सकें या उस खतरे को दूर कर सकें। और दो ही तरीके हैं, अपने आप को सशक्त करो और जो शत्रु का जिससे खतरा है, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे उनका माइंड सेट हो, चाहे मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम हो, चाहे प्रॉक्सीज हो, तो उनको कमजोर करो। तो वही इजराइल कर रहा है और मेरा ये मानना है कि इजराइल इससे पीछे अपने कदम पीछे नहीं लेने वाला है। ये ठीक है कर्नल मलिक, कल जो है इजराइल के विपक्ष के नेता ने बेंजामिन नेतन्याहू पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी लगातार लेबनान में जो आईडीएफ के लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है। उन्होंने ये कहा कि इस बातचीत के दौरान लेबनान में जो आईडीएफ के लोग हैं, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के जो सैनिक हैं, वो बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें किसी भी कार्रवाई करने से रोका हुआ है। आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में जब बेंजामिन नेतन्याहू पर चुनाव के बीच विपक्षी पार्टी हमला करने लगे, तो लेबनान में हो रही कार्रवाई या आईडीएफ को वापस बुलाने के बारे में दूर दूर तक सोच भी सकते हैं? दीपक जी, सवाल ही नहीं है। देखिए, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं बार बार जोर देके कि जो कंट्री एक इतनी बड़ी कॉस्ट चुकाकर और एक गेन की पोजीशन पर बैठा है, क्या वो अपने गेन को ऐसे ही पानी में जाने देगा? और दूसरी बात यह है कि देखिए, इजराइल की हालत वो है कि दूध का जला भी छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। वो हालत हो रखी है इजराइल की। इजराइल ने इतना सफर किया, अगर एज ए कंट्री में बात करूं,
उसने एक छोटी सी मास लैंड को अपने मजबूती अपने दम पे बनाया है। हाँ, अमेरिका का जो आशीर्वाद है हमेशा बना रहा है। आज इजराइल अपनी रिक्वायरमेंट का तकरीबन 65 से 70% हथियार खुद बनाता है। जो वो बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से इसलिए कह रहे हैं ताकि वक्त आने पर उनको शायद वो अमेरिका का मुंह नहीं तकना पड़े। लेकिन ये भी बात सही है कि जो खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप साहब के बीच में डिफरेंसेस है, बिल्कुल नहीं है। ये जो खबरें आती हैं, ठीक है, पूरे विश्व में जैसे फैलती हैं ये हम सबको पता है। कई बार इनको प्लांट किया जाता है ताकि एक दरार दिखाई भी जाए। हो नहीं, ईरान तो हो सकता है दरार को करेगा, लेकिन अमेरिका की या जो वो ऐसी पार्टियां हैं वहां पे भी दरार दिखाने की कोशिश की जाती है। और रही विपक्ष की बात, देखिए विपक्ष का क्वेश्चन करना कोई गलत बात नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन के, जहां पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। लेकिन वो भी नहीं चाहेंगे, वहां का विपक्षी भी नहीं चाहेगा कि उन पर कल ऐसी आफत आए कि जो दोबारा से इजराइल को आज की हालत से फिर गुजरना पड़े। वहां के बाशिंदे कितने मर चुके हैं, कितनी डेथ हो चुके हैं निर्दोषों की, ये देखते हुए इजराइल अपनी जो नहीं पोजीशन ऑफ स्टैंड से वापस जाना मेरे ख्याल से एज ए कंट्री इजराइल के लिए बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, और नहीं जाएगा, वो कतई नहीं जाएगा। हाँ, इतना जरूर मैं देख रहा हूं कि इजराइल के एडवांसमेंट, इजराइल ने जो वहां पे जो एक तरह से टेरिटरी गेन की है, इजराइल को पीछे हटने के एवज में अमेरिका कल ईरान से भी बार्गेन करेगा कि अगर इजराइल को मैं कन्विंस करूं थोड़ा जमीन छोड़ने के लिए, तो उस पे भी वो उनसे कुछ कंसेशन लेना चाहेगा। ये एक ऐसा टूल है जो बाद के लिए शायद रखना चाह रहा है। और ये 60 दिन में बात मानिए, आज अच्छी बात आ रही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कल एक नेगेटिव बात आ जाएगी, क्योंकि दरारें इतनी चौड़ी हैं। आप ये मानिए प्रेरणा जी, इतनी चौड़ी दरारें जब उनको लांघने की कोशिश हो जाती है तो लांघने वाले दरारों के अंदर गिर रहे हैं और उनसे निकलने में फिर उनको एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो चूंकि मिस्ट्रस्ट इतना ज्यादा है, इस मिस्ट्रस्ट के अंदर कॉमन चीजों पे आने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत पेशेंस चाहिए। स्टेट ऑफ हार्मोज जो इतना बड़ा हथियार मिला है, अमेरिका आई एम श्योर इसको बड़ी सीरियसली ले रहा होगा। और अमेरिका ने, मुझे अब लगता है कि डायरेक्ट इजराइल को कन्फ्रंटेशन के बजाय उसने एक तरह से इनडायरेक्ट रास्ता चुना है। अब वो धीरे धीरे ईरान के पास जो अपने जो काउंटर मेजर्स लगाएगा वो इनडायरेक्टली लगाएगा। और दूसरी एक चीज और मैं बताऊं, 6 महीना हो, साल भर हो, मोसाद अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। जिस दिन उसको लगेगा कि फिर उसको झुंड मिल गया है अपने दुश्मनों का, वो फिर अटैक करेगा। आप इस बात पे मुझे दो रत्ते पर भी इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि इजराइल के साथ और जो सीआईए के साथ जो गठबंधन आपस में जो इंटेलिजेंस एजेंसी का चलता है, वो लगातार अपना काम करता रहेगा। और वो नहीं देखा जब तक कि जहनियत नहीं चेंज होती है। 48 से लेकर 79 तक जो जहनियत थी इनके पक्ष में थी, लेकिन वो जो अभी जो जहनियत है इनके लिए डेथ वाली जहनियत चल रही है। तो इस जहनियत ये जब तक वह काबिज है, वो चाहे आईआरजीसी के थ्रू हो, मुर्तवजा के थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो, ये बात जब तक खत्म नहीं होगी, वो इस बात पर नहीं, एक ट्रस्ट नहीं आने वाला। अब समझौते कर लेंगे, समझौता टूटने में जरा भी देर नहीं लगती। ठीक है जी। और मुझे तो नहीं लगता मुस्तफा खामने या आईआरजीसी जब तक है, ये डेथ टू इजराइल वाली जो इनका टोन है या इनका जो नारा है या इनकी जो सोच है, जो जहनियत है, वो कभी खत्म होगी? मुझे तो नहीं लगता। क्या अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज करा देंगे? 60 दिन तक तो इसकी कोई बात नहीं है, 6 महीने इसको भूल भी जाइए, क्योंकि इसी साल 2 साल इसको भूल जाइए, क्योंकि इसी रिजीम के साथ अमेरिका अपना समझौता करेगा। वो चाहेगा कि समझौते का पालन हो। क्या परिस्थितियां बनेंगी नहीं पता। अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई कूटनीतिक प्रगति ने दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड रूट को नई जिंदगी दे दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिसे दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता माना जाता है, वहां अब जहाजों का मेला लगने लगा है। शिपिंग डेटा कंपनी मेरीन ट्रैफिक के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि महज कुछ दिनों के भीतर इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। 12 से 14 जून के बीच जहां सिर्फ 32 जहाज इस तनावग्रस्त इलाके से निकले थे, वहीं 19 से 21 जून के बीच ये आंकड़ा 93 तक जा पहुंचा है। मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली अस्थायी डील और दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक नजदीकियों ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों का हौसला बढ़ा दिया है। अब बिना किसी डर के इस रूट से कच्चे तेल और माल की सप्लाई हो रही है। इस बीच दक्षिण कोरिया ने भी राहत की सांस ली है। उसके 4 बड़े जहाज, जिनमें 26 नाविक सवार थे, सुरक्षित रूप से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पार कर चुके हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया के 18 जहाज अब भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं, जिन पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीति के मोर्चे पर आ रही अच्छी खबरों का सीधा और बड़ा असर अब अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर दिखने लगा है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं। मार्केट से आ रहे ताजा आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव करीब आधा फीसदी टूटकर $76.71 प्रति बैरल पर आ गया है। कीमतों का यह स्तर इस साल मार्च के बाद सबसे निचला स्तर है। कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव घटने और तेल की सप्लाई सुचारू रूप से बढ़ने की उम्मीद से वैश्विक बाजार को बड़ी राहत मिली है। सप्लाई संकट टलने की इसी उम्मीद ने निवेशकों के डर को कम कर दिया है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ठीक है, तो सीधे चलते हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट के पास। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक वो भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट है। जनरल माथुर साहब, थोड़ा सा और डिकोड करते हैं इस न्यूक्लियर ईमानदारी शब्द को। क्या ईरान से ईमानदारी की अपेक्षा की जा सकती है, या वही ईरान है जो युद्ध शुरू होने से पहले अपने और युद्ध के दौरान भी डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाता था? क्या इनसे ईमानदारी की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि देखिए, जेसीपीओ के अंदर भी आईएईए जो है वो न्यूक्लियर साइट्स का निगरानी करती थी। ये तो कोई नई बात नहीं है, निगरानी की बात थी और निगरानी ईरान करवाता भी था। तो इस परमाणु समझौते के अंदर क्या नया कर दिया जाएगा जिससे ये जेसीपीओ से और बड़ा हो जाएगा? दीपक, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर ईमानदारी बार बार क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसको मैं कहता हूं वो बहुत ज्यादा है। और अमेरिका को इस बात का पता है कि जब वो न्यूक्लियर की बात आएगी, क्योंकि जो अभी भी वहां जो अतिवादी विचारधारा के लोग हैं, इनफैक्ट आप अगर देखें तो काफी लोग ईरान के अंदर इस तमाम एमओयू का भी विरोध कर रहे हैं। उसमें कुछ सिविल जो वहां के अवाम भी है और वहां के जो आईआरजीसी है। देखिए, इस डील से या इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से असेंडेंसी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मेरा ये मानना है कि जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पेडेस्टल ऊपर जाकर के बैठा है। कहने का अर्थ ये है कि आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो पेजेश्कियान, गालिबाफ या ये इनके जो विदेश मंत्री, ये लोग ये निर्णय ले रहे हैं। और शायद आईआरजीसी का जो और उनका जो इतना प्रभाव था वो प्रभाव कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब ऐसी इशू के ऊपर बात आएगी जो कि मुस्तफा खामनेई या उनके लोगों को बहुत प्रिय है और कई दफा वो इस बात को कह चुके हैं कि हम किसी हालत में न्यूक्लियर के ऊपर कोई वो नहीं करने वाले हैं, तो शायद अमेरिका को ये लग रहा होगा कि वो इसमें कोई अड़चन डालें, कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश करें। और इस वजह से वो चाहते हैं कि इसमें और ईमानदारी हो। ईमानदारी में ये और एक चीज और इसमें वो चाहते हैं कि वो स्पेसिफाई करें, जब फाइनली 4 दिन के बाद या उसके जितने दिन के बाद भी आपका वो फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार होता है, जिसको कि आप डील कह सकते हैं लेटर, उसमें ये चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आप क्या क्या अलाउ करेंगे। आपको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि आप न्यूक्लियर वेपन अख्तियार नहीं करेंगे। आपको ये गारंटी देनी पड़ेगी कि आप अपना जो HEU है उसको किसी ना किसी प्रकार से डाउनग्रेड करेंगे या किसी और को देंगे या उसको बर्बाद करेंगे। कुछ तरीका उसका निकालना पड़ेगा। उनको ये भी इस ईमानदारी से उम्मीद है कि वो आगे संवर्धन ना करें, उसकी भी कहीं ना कहीं गारंटी देंगे। उसको भी ईमानदारी से करना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है, उन्होंने JCPOA में भी कहा था कि आप संवर्धन नहीं करेंगे, बावजूद उसके वो 60% पे बैठा हुआ है आज। तो ये भी उनको पता लग रहा है। तो इसका भी एक इसमें भी ईमानदारी दिखाने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताता हूं दीपक, कि जितनी भी जो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या डील्स होती हैं, वो तमाम डील्स आज क्या हैं और कल उसमें कौन उसका निर्णय लेगा, क्या उसका शेप होगा, वो कोई कह नहीं सकता। इस वजह से अमेरिका को इस चीज की दरकार है कि ईरान खुल करके तमाम जो उनकी कंडीशंस हैं उनको किसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कमिट करे। और जब तक वो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है। एक चीज में जो बता रहा था छूटा थोड़ा सा मेरे पहले, वो मैं ये कह रहा था कि अमेरिका का 1-2 और एम्स इसमें कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं कि अब किसी प्रकार से वो कहीं ना कहीं चीन को भी मद्देनजर रख रहे हैं। ये जो हॉर्मुज का ड्रामा तमाशा हुआ है, उससे असर चीन के ऊपर भी पड़ा है।
और उसके बाद जब आपने पूरा खोल दिया इनके आयात निर्यात को और तेल की बिक्री को, तो उसका भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो सारा तेल पहले चाहे चोरी से चाहे शैडो फ्लीट्स के द्वारा चीन में जा रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, उसमें कमी होने की संभावना है। तो ओवरऑल जो ट्रंप को, जिसको हम समझ रहे हैं कि ट्रंप बहुत जल्दबाजी में और बहुत गलत निर्णय ले रहे हैं और हर जगह घुटने पर आते हुए नजर आ रहे हैं, उनका एक बहुत लार्जर एम उनके दिमाग में है, और वो ये कहेंगे कि कहेंगे कि जो तेल हम आपको छूट दे रहे हैं बेचे आप, वो पेट्रो डॉलर में आप बेचिए। जो हम आपको $300 बिलियन की सहायता देने के प्रयास कर रहे हैं, तो वो $300 बिलियन कैश में नहीं दिया जाएगा, वो $300 बिलियन ऐसे दिया जाएगा कि अभी यहां पर आकर के आप ये चीज बनाइए, ये ब्रिज ठीक करिए, ये स्ट्रक्चर ठीक करिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट उनके फेवरेबल वेस्ट एशियाई कंट्रीज या उनकी कंपनियों के पास जाए। तो वो एक लार्जर एम मुझे लगता है कहीं है, और इस वजह से इस डील को फाइनलाइज किया जा रहा है। और यही वजह है कि वो ईमानदारी की भी बात कर रहे हैं। ईमानदारी वहां भी चाहते हैं और ईमानदारी यहां भी चाहते हैं कि आप शैडो फ्लीट ना करें, जो ट्रेड कर रहे हैं वो तमाम हमारे शर्तों के ऊपर हमारे उससे हो। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगर ये बातें मान ली गई ईरान के द्वारा, तो ये अमेरिका एक जबरदस्त विनर की तरह से निकल करके इसमें से सामने आएगा। ये बात आप समझ लें। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, ये हमारे यहाँ कहावत है, सांप को दूध पिलाना, सांप को दूध पिलाना। अब सवाल यहाँ पर ही खड़ा होता है, मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ईरान के रीबिल्डिंग के लिए जो $300 बिलियन देने की बात कही गई है, उसका एक बड़ा चंक गल्फ के कंट्रीज देंगे। ये खाड़ी के वही देश है जिनके ऊपर ईरान ने इस युद्ध में हमला किया था। और ईरान अगर मजबूत होता है आर्थिक तौर पर, ईरान अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर मजबूत होता है, तो वो खाड़ी के इन देशों पर कभी भी दादागिरी कर सकता है, कभी भी पलटकर हमला कर सकता है। तो ईरान नाम के सांप को ये खाड़ी के देश डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर दूध पिलाएंगे क्या? आपको क्या लगता है? देखिए दीपक जी, मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से देखता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हों, अमेरिका के एलाइज और पार्टनर्स हों, यदि वो ईरान के साथ किसी तरीके का सहयोग करने अगर जा रहे हैं, उसको कुछ कंसेशंस दे रहे हैं, उसको कुछ डॉलर्स अगर वो देने जा रहे हैं, तो वो कंडीशनल है और वो ईरान के बिहेवियर के ऊपर निर्भर करेगा कि ईरान जो भी नेगोशिएशंस के दौरान जो भी कमिटमेंट ईरान वो करेगा, उस पर वो कितना ईमानदारी से अमल करता है, कितना उसको फॉलो करता है। ये इस पर निर्भर करेगा कि उसके साथ किस तरह उसका सहयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी के तहत मैं इसको देखता हूँ। यदि ईरान ने अपना जो बिहेवियर इररिस्पॉन्सिबल रखा, फिर से किसी तरीके का वो न्यूक्लियर वेपन्स इत्यादि के संदर्भ में उन्होंने कदम बढ़ाए या आतंकवादी साजिशें इजराइल के खिलाफ की, तो ऐसे में ये जो पूरी जो मदद है जो वेस्ट एशिया के राष्ट्रों के द्वारा और अमेरिका के द्वारा जो दी जानी है, उसके ऊपर जो सैंक्शन जो हटाए जा रहे हैं वो फिर से रीइम्पोज किए जा सकते हैं, वो मदद रोकी जा सकती है। और ये मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की कंडीशंस को रख करके ईरान के जो बिहेवियर को चेंज करने की जो डे वन से जो अमेरिका की जो कोशिश रही और इजराइल की ये कोशिश रही कि वो जिस तरीके का एक नफरत वाला अप्रोच, आतंक परस्त अप्रोच रखता है, उसमें बदलाव ला करके दिखाए। और मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि ये एक ईरान को एक ऐसे कमिटमेंट्स में बांधने की जो कोशिश है कि जिसके की तहत उसके ऊपर कंडीशंस रहेंगी और उसको ये पता होगा कि यदि मैंने अपना बिहेवियर अगर बदला, कोई एग्रेशन दिखाया, कोई नेगेटिविटी दिखाई, तो ये मदद रुक जाएगी। तो उसको एक कंपेल करने के लिए इस तरीके के प्रोविजंस लाए जा रहे हैं, जो कि मेरा मानना है कि ये राइट स्टेप फॉरवर्ड है और इसको किया जा सकता है। लेकिन जो अभी तक ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो जो कमिटमेंट कर रही है उस पर वो कितना अमल करेगी, ये हमें अपनी जो फिंगर्स है वो क्रॉस्ड रखने की जरूरत है, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की भी आवश्यकता है। और ये जो नेगोशिएशंस और डायलॉग चल रहा है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली सारा जो ईरान को जो कंसेशंस, बेनिफिट्स और जो उसके ऊपर जो उसके एसेट्स को डीफ्रीजिंग या सैंक्शंस को हटाने की जो प्रक्रिया है वो ग्रेजुअल होगी, कंडीशनल होगी, उसके बिहेवियर के ऊपर निर्भर करेगी। और ये ईरान को बांधने का और इसके ऊपर उसकी नकारात्मक प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से अमेरिका और वेस्ट एशिया के राष्ट्र ऐसा प्लान कर रहे हैं, जो कि जैसा कि मैंने कहा कि ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है और ऐसा करने की आवश्यकता है। यदि भविष्य में आप सोचिए
उसके पास एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक वेपन आ गया है। यदि वो कल को ये कहे कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक करने जा रहा हूं, तो फिर यहाँ से ये कहा जाएगा कि आपको ये मदद फिर रोकी जा रही है, आपके ऊपर सैंक्शंस रीइंपोज किए जा रहे हैं। तो ईरान की जो डिपेंडेंसी है वो अगर वेस्ट एशिया के राष्ट्रों पर इकोनॉमिकली बढ़ती है तो उससे इसके ऊपर लगाम लगाने में मदद मिलेगी, और ये ओवरऑल उसकी जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं उसको जो है कंट्रोल करके रखने में ये इस तरीके का जो मैकेनिज्म है, इस तरीके की जो इनिशिएटिव्स हैं वो मददगार साबित हो सकते हैं। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं और इसी वजह से मैं मानता हूं कि ये ठीक इनिशिएटिव है। ठीक है कर्नल मलिक, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, अच्छा वो आपने हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करी, आपने अच्छा बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो वेपनाइज हो चुका है, ईरान कभी भी इसको बंद कर सकता है दुनिया भर को ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन कर्नल मलिक अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है, कुछ कह रही है कि ओमान भी मान गया इस बात को कि ओमान और ईरान मिलके अब हॉर्मुज पर टोल टैक्स तो नहीं लगा सकते लेकिन सर्विस टैक्स जरूर लगाएंगे 60 दिनों के बाद। अगर 60 दिनों के बाद इस तरह का सर्विस टैक्स लगता है तो आपको लगता है कि इसका इंपैक्ट कोई समझौते पर पड़ेगा, या ट्रम्प बोलेंगे कि वो सर्विस टैक्स में थोड़ा हमें भी दे दो, चलने दो ये वसूली? दीपक जी देखो, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि देखिए ऑयल प्राइसेस का वेरी करना, बढ़ना, घटना ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी इंसिडेंट घटना पूरी दुनिया के अंदर होती है, ऑयल प्राइसेस पर इफेक्ट आता है, खासकर वो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे है तो। और इस बात को मैं इस तरह से थोड़ा सा ये आपको इस तरह से रखना चाहूंगा कि देखिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप एक कंसेशन बना के ऑयल के प्राइसेस बढ़ाइए, पूरी दुनिया से पैसा आएगा आपके पास। लेकिन आप अपने जमीन पर हुए डैमेज को, जो कि आपका किसी देश के साथ कन्फ्रंटेशन के कारण हुआ, उसकी भरपाई पूरी दुनिया से करने चाहता हूं, तो ये एक तरह से इसको चाहे सर्विस टैक्स कह लीजिए या टोल टैक्स कह लीजिए, है तो पैसा ही। और ये पैसा नहीं है, ये बेसिकली एक ब्लैकमेलिंग है, और ये ब्लैकमेलिंग पूरी दुनिया में इसका कोई अंत नहीं होगा। कल अगर दूसरा देश उठ के खड़ा हो जाता है, ऐसे स्टेट को पकड़ लेता है, पनामा से शुरू करके मलाका तक आइए, तो उस पर आप कौन सी आपके लॉजिक उतरेगा? कल दो कहेंगे भाई ईरान को अपने पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने अलाउ किया तो हमको भी कीजिए। तो कहने का मतलब है आप एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दोगे जिसका अंत नहीं होने वाला। और कल फिर दूसरा, सपोज करो, मैं कल भी आपके स्टेज पे बात कर रहा था प्लेटफॉर्म पे, कल ईरान के यहाँ सपोज करो दूसरी कोई महामारी आती है, भगवान न करे ऐसी चीज हो, या कोई दूसरी ऐसी विपदा आती है, ईरान फिर अपना टैक्स बढ़ाएगा हॉर्मुज के ऊपर कि जी मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा दीजिए। अमेरिका मेरे को स्टेज वाइज या फेज वाइज पैसा दे रहा है, वो भी शर्तों के साथ दे रहा है, तो मुझे तो पैसा चाहिए। और ईरान, ओमान एक छोटा सा कंट्री है, उनको बोलता है भाई हम इधर बैठे आप उधर बैठे हो और बीच में से हम जाने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसी एंडलेस सिचुएशन हो जाएगी। कल वो इसी चीज को अपनाएगा बाबा मंदेव के ऊपर भी। मार्क माई वर्ड्स, देखिएगा अगर ये चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं बढ़ती है तो उसका ध्यान उधर जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि मैं यहां खुद बैठा हूं और उधर मेरे दोस्त बैठे हैं, यानी यमन के अंदर वो बैठे अंसार अल्लाह वाले बैठे हैं, उनको वो वेपनाइज करेगा और ज्यादा मजबूत बनाएगा। 30% लैंड के ऊपर 60% 70% पॉपुलेशन के ऊपर उनका कंट्रोल है आज की डेट में, तो वो उसको वेपनाइज जरूर करेंगे और देखा जाए दोनों हाथों से पैसा लूटने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बात यही है कि ईरान का स्ट्रक्चर में देना है तो एक मैकेनिज्म कैन बी वर्कड आउट, और अगर उनको पैसा ही देना है, हेल्प करना है। लेकिन मैं भी इसको एथिकली सही नहीं मानता कि आप अपने रिजॉल्व को, अपनी प्रॉब्लम को सुलझा नहीं सके। एक्चुअली प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है दीपक जी? प्रॉब्लम तो इजराइल से शुरू होती है, और इजराइल के प्रॉब्लम की जड़ में कौन है? लार्जली ईरान। अगर ईरान पूरी दुनिया में अशांति फैलाकर खुद कहता है मैं विक्टिम हूं, तो मेरे ख्याल से आपको ये रोना नहीं चाहिए। आप शुरुआत करते हो झगड़े की, और झगड़ा शुरुआत करके आपकी कारगुजारी अगर पूरी दुनिया में परेशान हो रहे हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो फिलिस्तीन को मुद्दा सुलझाने में, आप उनको घर दिलाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हो। आप मुद्दे के तहत अपनी चौधराहट दिखाना चाहते हो, दुनिया पे अपनी एक डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हो, और ये चाहते हो कि हॉर्मुज के रास्ते में करके पूरे एशियाई कंट्री को एक तरह से परेशान करूंगा, ऊपर से अमेरिका भी उसकी जद में आएगा। ये बात तो सही है कुछ हद तक, क्योंकि इसका असर हमने प्रैक्टिकली देख लिया है। और एक चीज और बताऊं, अमेरिका की सोच देखिए, मैं जब समझता हूं, जब एनालाइज करता हूं, तो मेरा एक ही सीधा पॉइंट होता है कि आप अमेरिका के लार्जर इंटरेस्ट समझिए। अमेरिका आज इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्रीली बहुत बड़ी सुपर पावर है। अगर वो 2 कदम पीछे हटता है, इसका मतलब ये नहीं है हार मान ली उसने। आज की डेट में जरूर उसके जो शर्तों पे बात हुई है, लग रहा है कि अमेरिका हारा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी लॉजिक गवाही नहीं देता कि अमेरिका हार मान लेगा। आप ये मत समझिए, अगर कान सीधा नहीं पकड़ा जाता तो घूम के भी कान पकड़ा जाता है। ये पूरे वर्ल्ड टैक्टिक्स के पूरी दुनिया के देशों ने अपनाया है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद जितने भी युद्ध हुए हैं।
इजराइल की बात है, इजराइल नहीं मानने वाला, इसलिए नहीं मानने वाला कि देखिए वो बार बार नहीं कर सकता कि कल उस पर फिर अटैक है, फिर वो अपनी सेना को मोबिलाइज करे। आज जो ऑपरेशन में जो बुद्धिमान कंट्री होते हैं वो समस्या को वंस एंड फॉर ऑल समस्या को सेटल करने की तरफ बढ़ते हैं। और आज इजराइल, ये मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका का उसके साथ विरोध है। अमेरिका को हो सकता है उसको आशीर्वाद है कि हम इधर बात कर रहे हैं, यू प्लीज कंटिन्यू, एंड बाद में हम नेगोशिएट करेंगे बैठ के। तो ये बहुत सारे इसमें ऐसे बिंदु हैं कि जो कि समय के साथ साथ क्लैरिटी आएगी जिनमें, और ठीक है। आज की डेट पे सारी चीजों पर निष्कर्ष निकालना समझदारी नहीं होगी जी। अच्छा जनरल माथुर, क्या आप भी कर्नल साहब की इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि कर्नल साहब की काफी बातों से मैं एग्री करता हूं कि ईरान कम से कम विक्टिम तो नहीं है। ईरान के साथ जो कुछ हुआ है, ईरान ने उसको इनवाइट किया है। ये वही ईरान है जो हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पालता था। हम इजराइल के साथ 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ हुआ उसको भुला नहीं सकते। कैसे जो है बेगुनाह लोगों को पर हमला किया गया, उनको किडनैप किया गया, उनको गाजा में बंधक बना के रखा गया और सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। ये क्या दिखाता है जनरल माथुर? और क्या ईरान जो विक्टिम कार्ड यहाँ पर खेल रहा है, क्या दुनिया उसको विक्टिम माने, या अमेरिका को भी उसको ये साफ समझाना चाहिए इस बातचीत के दौरान, आप विक्टिम नहीं हैं, आप अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार हैं? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, मैं आपको निश्चित रूप से आपसे पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, पश्चिम एशिया में अशांति और अस्थिरता का कारण ईरान है। पश्चिम एशिया के अस्थिरता का कारण ईरान की वो जो एक उनकी भावना है, या उनका एक विजन या एम कह लीजिए जो है, जो कि वो कहीं ना कहीं इस्लामिक उम्मा के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, वो है। इसके पीछे उनकी वो मानसिकता है जो जिहादी मानसिकता। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो दीपक, हमने बात की थी पॉलिटिकल इस्लाम की पराकाष्ठा है ईरान। और जितनी भी आज अस्थिरता वहां पर मौजूद है उसकी वजह है ईरान। हम बात कर रहे थे बाबल मंदेब की। बाबल मंदेब को कौन बंद करेगा? उसको कहते हैं हूती पिछले 14 वर्षों से सऊदी अरब के साथ युद्ध में है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट की श्रेणी में आता है। ये कई सालों से ये लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कई सालों से, कई दशकों से। IRGC जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, उन्होंने पूरे पश्चिम एशिया में और पश्चिम एशिया के बाहर, ये बात भी मैंने बताई थी आपको कि उनके संविधान में ये लिखा हुआ है कि जहां भी जिहाद है, जहां भी आपको लगता है कि इस्लाम मुसलमानों के साथ या इस्लाम के साथ कोई गलत हो रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ही ये बनाया गया है IRGC। तो मेरा ये मानना है कि ईरान भी इस बात को जानता है, और ईरान, पूरी दुनिया इस बात को समझती है कि ईरान ही इस पूरे सिचुएशन की जड़ में है। और ये बात अमेरिका को इनको अच्छे से समझानी पड़ेगी। अगर ये बात जड़ में नहीं होते तो क्या आप सोच रहे हैं कि पूरा पश्चिम और अमेरिका पिछले 47 सालों से इनको इतने जबरदस्त सैंक्शंस में दबा करके रखता? क्योंकि वो एक्चुअली जेन्युइनली इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और वो इस बात को समझते हैं। और खास करके जो IRGC है, वहां के उनके लोग समझते हैं इस बात को। वहां पर बहुत बड़ा एक धड़ा ऐसा है जो कि IRGC की इस ताकत जो उनकी बढ़ती जा रही है उससे खुश नहीं है। आपने देखा जनवरी में क्या हुआ, उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैसा भी है। तो ये जो चीज है, इनको बताना पड़ेगा कि आपको अपनी इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल निश्चित है कि पश्चिम एशिया के बहुत सारे देश इस चीज को समझ चुके हैं कि सिर्फ तेल और आतंकवाद से वो हमेशा रह नहीं सकते। तो उसके लिए आपको नेटवर्किंग के अंदर घुसना पड़ेगा, आपको जो पूरे विश्व की व्यवस्थाएं हैं उनका भाग बनना पड़ेगा, उसकी जो चेन है उसका एक एक कड़ी आपको बनना पड़ेगा, तभी आप जाकर के बढ़ सकते हैं। आज आप देखिए ईरान को इस रिजीम ने कहां ला करके पटक दिया है, कहां से शुरू हुए थे आप देखिए, वो क्या समय था। आज ईरान का ये $1 में कितने रियाल में $1 आ रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब आपका अगर $1 18 लाख 20 लाख रियाल में आ रहा है तो आपकी करेंसी कहां है, आप कहां हो? तो ये मेरा मानना है कि ईरान को निश्चित रूप से बताना पड़ेगा कि उनको अपने जो फंडामेंटल जो चीजें, जिसको रिजीम चेंज की बात हो रही थी, उसको, उस मानसिकता को, जिहाद से जन्नत तक के सफर को ग्लोरीफाई करने वाली मानसिकता से हटना पड़ेगा।
जिहाद से जन्नत, ये तो पॉलिटिकल इस्लाम की मानसिकता है और हम भी इसके पीड़ित हैं, पूरी दुनिया इससे पीड़ित है, ये हम सब कुछ जानते हैं। और ये ईरान छोड़ दे, मुझे तो बड़ी दूर की कौड़ी ऐसी नजर आती है अपने अनुभव के आधार पर। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, आज बड़ी अच्छी बात हुई पॉलिटिकल मतलब ईमानदारी की, न्यूक्लियर ईमानदारी, परमाणु ईमानदारी जैसे नए शब्द इजाद किए गए। लेकिन ये समझौता, इस पूरी जंग के 3 पहलू थे, एक ईरान था, एक अमेरिका था, एक इजराइल था। अब इस पूरी बातचीत के अंदर इजराइल है ही नहीं, ऐसे में कितना टिक पाएगा ये समझौता? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए दीपक जी, ये समझौता का जो भविष्य है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो इस्लामिक रिजीम ईरान की है वो आगे किस तरीके का व्यवहार करती है। यदि वो अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला करके दिखाएंगे और जो कमिटमेंट्स वो करने जा रहे हैं या उन्होंने किए हैं, या अगले 60 दिनों में या उसके बाद जो भी नेगोशिएशंस के बाद जो पॉइंट्स आएंगे वो जाहिर है कि डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। और जो कमिटमेंट है वो अमेरिका उसको जरूर लेगा और उस कमिटमेंट पर ये मॉनिटर किया जाएगा बहुत ही क्लोज। उसके ऊपर एक सर्विलांस और मॉनिटरिंग होगी कि वो कितना उस पर अमल करके दिखाता है। विशेष रूप से उसका जो यूरेनियम इन्रिचमेंट का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर बहुत ही क्लोज वॉच हमेशा से रहती है और ये वॉच आगे भी बनी रहेगी। और ईरान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर यूरेनियम इन्रिचमेंट को फर्दर आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि फैक्ट ऑन द ग्राउंड ये है कि आज भी ईरान के इस्लामिक रिजीम का जो इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल के प्रति जो अप्रोच है वो घृणा वाला है, नफरत वाला है। वो उसको अभी भी मिटाने की मंशा उनके अंदर है और इसी और आतंकवाद को भी वो सपोर्ट करने का उनका जो तंत्र है वो अभी भी, उसके बारे में भी उन्होंने कोई बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं। तो ऐसे में न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास आना, उसका यूरेनियम मैनेजमेंट करना, वो इजराइल के लिए अस्तित्व का संकट पैदा करेगा और अमेरिका और इजराइल इसको कभी भी होने नहीं देंगे। तो इसके ऊपर ईरान को जो अपना कमिटमेंट है कि उसके ऊपर आगे वो नहीं बढ़ेंगे, उसको करके दिखाना होगा। और जाहिर है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी एक विषय है, तो ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उसका जो बिहेवियर है उसके ऊपर भी एक मॉनिटरिंग रहेगी और उसके ऊपर भी अगर ईरान ने कुछ एग्रेशन दिखाया तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको भुगतने पड़ सकते हैं। तो आगे का जो भविष्य है वो ईरान के इस्लामिक रिजीम के बिहेवियर पर ही निर्भर करेगा। और अंत में मैं दीपक जी, जैसे कि हमारे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो सारी जो फसाद की, जो सारी जो इस क्राइसिस की जो जड़ है वो ईरान की जो एक रेडिकलाइज्ड जो मानसिकता है वहाँ के इस्लामिक रिजीम की, वही उसकी जड़ है। और जब तक वो अपनी रेडिकलाइज्ड मानसिकता को त्यागते नहीं है, स्टेट ऑफ इजराइल, यहूदियों के प्रति उनका जो व्यवहार है उसमें कोई बदलाव लाने के संकेत नहीं देते, आतंकवाद के नीतियों को वो त्यागने के संकेत नहीं देते, तब तक ये जो रिजीम है वो संदेह के घेरे में रहेगी और उसके ऊपर बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग और उसका सर्विलांस होगा और उसके बिहेवियर के आधार पर ही आगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल का रिस्पांस है वो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली लिया जाएगा। और वेस्ट एशिया के राष्ट्र भी इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वेस्ट एशिया के राष्ट्र उसके विक्टिम रहे हैं और लगातार बिना किसी युद्ध में शामिल हुए बिना उन्हें हमलों को झेला है। तो सभी इस बात को बहुत ही क्लोजली वॉच करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि ये इस्लामिक रिजीम कैसा व्यवहार करती है। यदि ये ठीक व्यवहार करती है, बुद्धिमत्ता इसके अंदर आती है, तो वेल एंड गुड, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उसको मदद भी मिलेगी। लेकिन उसका व्यवहार यदि नकारात्मक हुआ तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको भी देने के लिए, उसको भी और उसके ऊपर इम्पोज करने के लिए, कॉस्ट को इम्पोज करने के लिए अमेरिका, इजराइल और वेस्ट एशिया के राष्ट्र अपने आप को तैयार करके रखेंगे। की बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ।